वो देश में पता नहीं मुझे किस मेंटेलिटी के साथ चुन के आए थे। उनको मुझे लगता था कि इतनी बहुमत के साथ मिले तो उनको एक अच्छा काम कर जाना था। बट वो हिंदू मुसलमान में अटके रह गए, एक दूसरे के बीच नफरत कर। यही जो हिंदू मुसलमान का नफरत है ना, ये इनके लिए सबसे बड़ा काल हो जाएगा। क्योंकि इस बार अगर जाएंगे, वो जाएंगे तय है, बट उसके बाद कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। आप समझिए ना, कपिल मिश्रा नाम का एक भड़वा है इधर बैठा हुआ, वो उसको आप देखो ना, इतना दंगा फैलाने के बाद भी वो बाहर है। जिस जज ने उनको बोला कि भाई आप इनके ऊपर एफआईआर लो, वो जज को पंजाब हरियाणा कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो उनके साथ रहते हैं ना, बीजेपी उनको बचाती फंसाती नहीं है। जब ये नोटबंदी हुई थी उसके 10 दिन के अंदर अंदर अमित शाह जी की जो बैंक है अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 750 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ अवैध। अगर एक व्यक्ति के बैंक में ऐसा हो रहा तो पूरे देश भर में सोचिए क्या हुआ होगा। 750 करोड़ सिंगल था, उसकी इंक्वायरी बंद हो गई। जिसने किया था वो बंदा आज तक गायब, लापता है, पता ही नहीं चल रहा जिसने आरटीआई की थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अमीश देवगन का ले लीजिए, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो छोड़िए ना, अभी रिपब्लिक टीवी वाले को ले लो, वो सबसे बड़े भड़वे का, उसका कितना है। मतलब आप इनकी निकालिए ना डिटेल्स, क्यों नहीं निकालते या पब्लिक के सामने रखते कि हमारी इतना एसेट है। कमाएंगे तो कैसे बताएंगे चोरी करके दलाली किया है। और इनका कैमरा वहाँ नहीं दिखेगा ना जहाँ ज़रूरत है, इनका तो वही दिखेगा कि मोदी जी को कैसे बचा सकते हैं। जब बाप को बचाएंगे तब तो इनका कमाई होगी। बाप ही नहीं रहेगा तो फिर कमाएंगे कहाँ से। जनता थोड़ी पैसा देगी 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपये। सबसे पहला जो सवाल है, ये सवाल है अब कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है, आप दिल्ली से भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आपने भी खुलासा किया इस बात का कि आपको बीजेपी से कॉल आया है किसी का पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है, उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, एक राष्ट्रीय नेता का कॉल आया था जब भी डॉक्टर कफील खान रिलीज़ हो गए थे, उसके 2 घंटे के बाद, जैसे रात को 1 बजे के आसपास कॉल आई थी। और उन्होंने कहा था कि आप मुंबई आइए, हम मिलना चाह रहे हैं। उस समय वो मुंबई हैं फ़िलहाल में। तो बट दिक्कत ये थी कि मैंने उनको बहुत स्पष्ट कर दिया था कि चाहे मेरी लड़ाई आपसे डायरेक्ट है, आप अगर समझो कुछ दूसरे एंगल होते तो एक बार सोचा भी जा सकता था। बट पॉलिटिकल में जो मेरा स्टैंड है कि नहीं जाऊंगा एज ऑफ नाउ, या भविष्य में भी अगर ऐसा कोई विचारधारा जो लगता है तो उसके साथ देखेंगे। बट अभी, और ख़ास तौर पे बीजेपी, तो उनको तो मैंने कहा था कि भाई आप कहीं और देख लीजिए। और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ कि कोई पार्टी ज्वाइन करूँ या कहीं अपना एक अलग से दल बनाऊँ। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करना एक खुलापन होता है, एक स्वतंत्रता होती है, किसी की विचारधारा के हिसाब से नहीं चलना होता है। बिल्कुल। और मैं विवादित हूँ। मैं जहाँ मुझे गलत लगता है, मैं चाहे मेरे दोस्तों ने ही गलत किया तो भी मैं गलत बोलता हूँ उसको। तो वो सारी चीज़ें नहीं चल पाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो बाहर रह के मैं जितना अच्छे से काम कर पाऊँगा शायद किसी पार्टी में नहीं कर पाऊँगा। तो वो चीज़ें उनको बताई। उन्होंने ऊपर के, उनका कहना था कि ऊपर से मतलब लोग चाहते हैं कि वो ज्वाइन करें या फिर चीज़ें इस तरह से जाएं। तो बट मुझे नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें। सवाल ये भी आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो शाहीन बाग मूवमेंट में जो लोग थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर जुड़ते हैं तो कोई गलत बात तो नहीं हो सकती है? सिस्टम में रह के भी सिस्टम के खिलाफ लड़ा जा सकता है? सर, बीजेपी में ज्वाइन करना मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, कुएं में कूदना होता है जी। ये ऐसी गंदगी है, ऐसा दलदल है कि वहाँ कूदने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। राजस्थान के महाराजा थे जो जूते उठा रहे हैं, हमसे नहीं होगा भाई। आप महाराजाओं के जूते उठा सकते हैं। हम थोड़े स्वाभिमानी टाइप है। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ना, थोड़ी सी अकड़ी हुई होती है, हमसे झुका नहीं जाता, ना प्रणाम होता है, ना पैर छुआ जाता है। तो हम लोग राजनीति के लिए हैं ही नहीं। हम लोग लात मारने वाले, कॉलर पकड़ के काम कराने वाले लोग हैं। तो वो हमारी जगह नहीं है। वहाँ जाके सर जी भैया भैया जिंदाबाद, हमसे नहीं होता वो सब। हम लोग दंगे की चोट पे छाती ठोक के जेल जाना पसंद करेंगे। दंगे जिस तरह, जिनको आप ये दंगे कहते हैं, हम वो कराना पसंद करेंगे। लेकिन किसी का भला हो, किसी की जनहित में काम हो, उसके लिए अगर लड़ना पड़े, आंदोलन करना पड़े, उसमें हमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। जाके कहीं वो झंडा पहन लो, नेताजी के बगल में फ़ोटो खिंचा लो, यार वो सब शौक नहीं। आज तक मेरा किसी भी नेता या एमएलए एमपी के साथ आप फोटो नहीं देखे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं जमता है वो। होंगे वो एमपी एमएलए अपने घर पे, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए नौकर है वो। मेरा काम करे, जिसके लिए चुन के भेजा है। सीट पे आपको इसके लिए बिठाया कि आपको गटर बनाना है, सड़क बनाना है, अस्पताल में दवाइयाँ देनी है। अब मैं भी उन्हीं के साथ जाके नेताजी भैया भैया करूँ, अच्छी गाड़ियाँ हो जाएंगी, मेरे पास कमी नहीं है चीज़ों की। मेरा पेट भरा हुआ है। शाहीन बाग के जो लोग हैं उनको शुभकामनाएं मेरी भाई, उनकी चॉइस है। उनको लगा कुछ हमारा विकास हो सकता है। लेकिन मुझे पता है ना, ये देश के लिए सबसे बड़ी बीमारी है और इन्होंने डूबते हुए नाव पे सवारी की है। और वही हालत कांग्रेस की लगभग डूब चुकी है। बचा क्या? आप किसके पास जाओगे? समाजवादी पार्टी खुद स्ट्रगल कर रही है उत्तर प्रदेश में। मायावती जी खुद स्ट्रगल, जीरो पे बैठी हुई हैं। कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे आप?
तो मतलब ये लगता है कि जीएसटी के बाद और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो सबसे ज़्यादा धन अर्जित किया है वो है बीजेपी पार्टी। शायद उन्हीं के पास एक इकलौती पार्टी जिनके पास पैसा है इलेक्शन लड़ने के लिए। एकदम उनकी आप देखो ना, एक डेमो आप जब भी नोटबंदी हुई थी उसके 10 दिन के अंदर अंदर अमित शाह जी की जो बैंक है अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 750 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ अवैध। अगर एक व्यक्ति के बैंक में ऐसा हो रहा तो पूरे देश भर में सोचिए क्या हुआ होगा। 750 करोड़ सिंगल था, उसकी इंक्वायरी बंद हो गई। जिसने किया था वो बंदा आज तक गायब, लापता है, पता ही नहीं चल रहा जिसने आरटीआई की थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है ना, अभी उन्होंने कमाया है तो ऑब्वियसली वो खर्चा भी करते हैं। और देश देख रही है, आज समझो ना, यूट्यूब पे मन की बात की तो बैंड बजा दी लोगों ने। तो अब धीरे धीरे सड़कों पे आए तो सही है। बिहार चुनाव है ना, इनकी औकात इनको पता चल जाएगी। तो देश का माहौल बदल रहा है और मुझे ऐसा लगता है ना कि जनता की भावनाओं के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यही आपको सीट पे बिठाएगी और यही आपको गटर में डाल देगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कुछ तथ्य ये भी सामने आए हैं कि संजीव भट्ट जो थे वो मोदी जी के लिए ही काम करते थे और उन्हें शायद पहले सज़ा हो जानी चाहिए थी और बाद में इनको सज़ा मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर उनके साथ में होते तो आज बाहर होते। आप समझिए ना, कपिल मिश्रा नाम का एक भड़वा है इधर बैठा हुआ, वो उसको आप देखो ना, इतना दंगा फैलाने के बाद भी वो बाहर है। जिस जज ने उनको बोला कि भाई आप इनके ऊपर एफआईआर लो, वो जज को पंजाब हरियाणा कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो उनके साथ रहते हैं ना, बीजेपी उनको बचाती फंसाती नहीं है। संजीव भट्ट के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कनेक्शन है उनका बीजेपी के साथ में। हाँ, ये जरूर कहूँगा, 2 दिन पहले उनकी पत्नी से बात हुई है मेरी, कॉल हुआ था हमारा, और उन्होंने इन्वाइट किया है अपने घर पे। बैठेंगे, देखेंगे अगर जब कहाँ वो लायक हो रहे, क्योंकि कपिल सिब्बल जी उनके एडवोकेट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग चेहरा उनके साथ में ऑलरेडी है, तो मेरे लायक करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं उस केस में। बहुत सारे लोगों में हज़ारों मैसेज आते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कि सर अभी संजीव इनका राजीव जी के लिए, अपना आईपीएस जी के लिए उनको आवाज़ उठाना है। तो मिलेंगे परिवार से अगर, क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ कपिल जी के केस में। मैंने देखा है कि उनके परिवार ने पहले हाँ कहा, बाद में फिर वो यू टर्न ले लिए। तो मैं नहीं चाहता कि वापस हो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति देश में इतना पावरफुल हो गया है कि वो दमनकारी बन गया है, उसको अपने पावर का एहसास नहीं है। तो क्या लगता है कि इसका शिकार जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी 4 साल और भी सरकार में बाकी है उनकी, तो क्या लगता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी हिंदुस्तान ने देखा नहीं है वो शायद देखेंगे? सर देखिए, घमंड तो रावण का भी टूट गया, तो इनकी औकात ही क्या है। करते रहें, जनता बैठी है इनका तोड़ने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, देखिए नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो होना नहीं है। अगर फ़ायदा होना होता तो आज 6-7 साल होने यहाँ दिख जाता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भाई वो अपना कब्र खुद खोद रहे हैं, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। वो देश में पता नहीं मुझे किस मेंटेलिटी के साथ चुन के आए थे। उनको मुझे लगता था कि इतनी बहुमत के साथ मिले तो उनको एक अच्छा काम कर जाना था, बट वो हिंदू मुसलमान में अटके रह गए, एक दूसरे के बीच नफरत का। तो यही जो हिंदू मुसलमान का नफरत है ना, ये इनके लिए सबसे बड़ा काल हो जाएगा। क्योंकि इस बार अगर जाएंगे, वो जाएंगे तय है, बट उसके बाद कभी वापसी नहीं कर पाएंगे वो। तो मेरा सवाल ये था विनय दुबे जी कि एक मुस्लिम समुदाय है जिसमें आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत चाहते हैं सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ अपनी बुलंद करना, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार के खौफ और डर की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको सशक्त करने के लिए, उनको बल देने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? देखिए, सब अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं सर। आप अगर जेलों में बंद लोगों की लिस्ट देखें तो उसमें 90% मुस्लिम हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाई। डॉक्टर कफील खान हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम हैं। बहुत सारे लोग आज भी तिहाड़ जेलों में बंद हैं, अलग अलग राज्यों में बंद हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं या उनका आवाज़ की सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई नहीं होती तो आज जेलों में नहीं होते। बट एक चीज़ उनको ये लगता है कि हाँ, उनको बाहरी सपोर्ट, एक जैसे हम जैसे हिंदू भाई हैं या फिर और भी दूसरे जो दलित भाई हैं, उनकी ज़रूरत है। तो उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। हम लोग हमेशा से आपके साथ खड़े रहें और आगे भी रहेंगे, चाहे जो भी कंडीशन हो, हम लोग हमेशा हैं साथ में। और मेरे जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो हिंदू से आते हैं या मुस्लिमों या दलित समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से, सारे लोग आपके साथ में हैं। हम लोग भारतीय हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल। देश जो है बहुत परेशान है, बहुत मुसीबत में है। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको बताता हूँ कि कई सारे कॉल, आज भी सुबह में कॉल आए कि आप लोग अगर किसी तरीके से मदद कर पाएँ तो हमारे यहाँ राशन भिजवाइए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जो लोग, जो देश के व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ प्रधानमंत्री जी को दे देते हैं। क्या उन लोगों को डायरेक्ट क्यों नहीं दे पाते हैं जिनके यहाँ अनाज और राशन पहुँच पाए, जहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ पे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? सर देखिए, वो कोई डोनेशन नहीं देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होता है जी।
रामदेव बाबा ने 25 करोड़ रुपया दिया पीएम केयर में, उसके बदले में 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ले लिया। तो वो एक तरह से अंडर टेबल का कमीशन होता है सरकार को देना। ये दिखाते हैं हमने चंदा दिया, बट चंदा नहीं होता। कोई भी व्यापारी पागल है क्या? मेहनत से कमाएगा और ऐसे ही दे देगा मोदी जी को कि सर आप ले लो, लोगों की मदद करो। वो 1 करोड़ देगा तो कम से कम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेगा। बाबा रामदेव एग्जाम्पल है दुनिया के सामने, मैं ऐसा कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए, 1200 करोड़ का उनको सब्सिडी मिल गया। इससे अच्छा धंधा क्या होगा? मैं भी कल को मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक 20-25 करोड़ रुपया जमा करके उनको दे देता हूँ, कहीं मुझे भी 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। 25 लगा के अगर 500 मिल रहे हैं तो इससे बेहतर वे व्यापारी हैं, आप समझो। वो तो मरे हुए बॉडी में से भी वो बिजनेस निकाल लेते हैं। आज जो देश में हो रहा है, किडनियाँ निकाल ली जा रही हैं, लोगों की बॉडी को मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए बेचा जा रहा है। तो ये सब धंधे हैं सर। मोदी जी तो गुजराती हैं, उनके खून में व्यापार है, और अमित शाह तो एक नंबर व्यापारी हैं। तो जब ऐसे लोग बैठेंगे तो यहाँ व्यापारी होगा, यहाँ कोई भी डोनेशन या जनता की भावनाओं की बात ही नहीं होती है। चलिए, इसी के साथ एक और सवाल है। मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके सर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लोगों को लेकर के कि लोगों की परेशानियों के बारे में बताएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक सुशांत सिंह चल रहा है। वो सिर्फ उनको इंसाफ दिला रहे हैं, उन गरीबों को नहीं दिला रहे हैं जो माइग्रेंट दिल्ली और मुंबई से जा करके बेरोजगार हो गया है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग अभी भी वीडियोज़ बना करके भेज रहे हैं, लेकिन उन तक ये मीडिया नहीं पहुँच पा रही है। सर मोदी जी को बचाना है ना, 100 करोड़ एनुअली या 500 करोड़ एनुअली कैसे मिलेगा? ऑफिस भी चलाना है, बंगला भी बनाना है, स्विट्जरलैंड में भी बंगलो चाहिए, अमेरिका में भी बंगलो चाहिए। टीवी चलाने से थोड़ी होगा। न्यूज़ चला के ईमानदारी से काम करोगे तो अभिसार शर्मा हो जाओगे, रवीश कुमार हो जाओगे अगर ईमानदारी से रहोगे तो। इनके पास कौन से बंगले हैं? कौन सा 25-50-100 करोड़ की हेलीकॉप्टर? क्या लगता है किसके किसके पास बंगले हैं? जो जर्नलिस्ट निकाल लीजिए, आप खुद पत्रकार हैं। अंजना ओम कश्यप की प्रॉपर्टी निकाल लीजिए, अमीश देवगन का ले लीजिए, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो छोड़िए ना, अभी रिपब्लिक टीवी वाले को ले लो, वो सबसे बड़े भड़वे का, उसका कितना है? मतलब आप इनकी निकालिए ना डिटेल्स। क्यों नहीं निकालते या पब्लिक के सामने रखते कि हमारी इतना एसेट है? कमाएंगे तो कैसे बताएंगे चोरी करके दलाली किया है? और इनका कैमरा वहाँ नहीं दिखेगा ना जहाँ ज़रूरत है। इनका तो वही दिखेगा कि मोदी जी को कैसे बचा सकते हैं। जब बाप को बचाएंगे तब तो इनका कमाई होगी। बाप ही नहीं रहेगा तो फिर कमाएंगे कहाँ से? जनता थोड़ी पैसा देगी 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपये।